हेलो एवरीवन। आज अपन स्टार्ट करेंगे जावा का नेक्स्ट लेक्चर, डेटा टाइप्स। तो किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में डेटा टाइप्स एक्चुअली क्या होते हैं कि जब हम कोई वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, उससे पहले हमें बताना होता है कि ये वेरिएबल किस टाइप का है। किस टाइप का इन द सेंस कि वो कोई कैरेक्टर स्टोर कर रहा है, वो कोई डिजिट स्टोर कर रहा है, वो कोई फ्लोटिंग पॉइंट नंबर स्टोर कर रहा है। तो ये सब बताने के लिए हम हमें वेरिएबल से पहले उसका डेटा टाइप बताना पड़ता है। तो उन्हीं को क्या बोलते हैं, डेटा टाइप्स। मतलब जिसके द्वारा वेरिएबल की पहचान हो सके कि ये वेरिएबल क्या चीज स्टोर कर रहा है, कौन सी वैल्यू स्टोर करेगा, वो डेटा टाइप्स कहलाते हैं। तो देखिए जावा में क्या होता है कि देर आर 8 डेटा टाइप्स डिफाइंड इन द जावा लैंग्वेज। जावा में कितने डेटा टाइप्स हैं? 8 डेटा टाइप्स हैं। एक सेकेंड। ये 8 डेटा टाइप्स कौन कौन से हैं ये हम आगे पढ़ेंगे। दीज आर कॉल्ड फंडामेंटल डेटा टाइप्स और प्रिमिटिव डेटा टाइप्स। इन्हें प्रिमिटिव डेटा टाइप्स भी कहते हैं। प्रिमिटिव मतलब जो कन्वेंशनल चलते आ रहे हैं वो सब। अच्छा, तो सबसे पहले आता है इंटीजर डेटा टाइप्स। ये 8 तरह के डेटा टाइप्स होते हैं। इनमें पहला कौन सा है? पहला नहीं है, टाइप इंटीजर डेटा टाइप है। इसमें चार चार डेटा टाइप है हमारे पास। मैंने कहा ना 8 डेटा टाइप्स होते हैं जावा में। जावा में कितने डेटा टाइप्स होते हैं? 8 डेटा टाइप्स होते हैं, 8 डेटा टाइप्स। उनमें इंटीजर में होते हैं 4, फ्लोट में होते हैं 2, एक होता है कैरेक्टर और एक होता है बुलियन। तो इन सबसे पहले हम इंटीजर वाले पढ़ रहे हैं। उनमें 4 डेटा टाइप्स होते हैं। कौन कौन से होते हैं? बाइट, शॉर्ट, इंट, लॉन्ग। बाइट, शॉर्ट, इंट, लॉन्ग, ये 4 डेटा टाइप होते हैं। इनकी ये क्या है, ये इनकी रेंज है। ये देखिए, ये रेंज है इनकी। मतलब ये कहाँ से लेके और कहाँ तक के इंटीजर वैल्यू स्टोर कर पाते हैं। रेंज का मतलब ये है। तो जैसे बाइट है, बाइट -128 टू +127 तक के डिजिट या नंबर्स स्टोर कर सकता है। इसकी साइज होती है 1 बाइट या 8 बिट्स। एक बाइट में 8 बिट्स होते हैं, हमें पता है। शॉर्ट, शॉर्ट की ये रेंज होती है। इनको आपको ये रेंज को याद करने की या रटने की या क्रैम करने की जरूरत नहीं है। आपको बस थोड़ा बहुत नॉलेज होना चाहिए कि कौन सा कितना होता है। ये दो आप याद कर लीजिए खाली। इनमें से आ सकता है अगर क्वेश्चन कोई आया तो। शॉर्ट की साइज होती है 2 बाइट्स या 16 बिट्स। इंट की होती है 4 बाइट्स या 32 बिट्स। 8 बाइट्स या 64 बिट। इस जावा में एक और बात है। जैसे सी में जो है वो इंट की साइज जो है वो अलग अलग होती है, 32 बिट प्रोसेसर के लिए और 64 बिट प्रोसेसर के लिए। लेकिन जावा में ऐसा नहीं है। जावा में 32 के लिए भी वही साइज है और 64 बिट प्रोसेसर के लिए भी वही साइज है, 4 बाइट्स। ठीक है। अब एक फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला किस चीज का होता है? किसी भी डेटा टाइप की रेंज निकालने का फॉर्मूला होता है। और वो फॉर्मूला क्या है? ये देख लीजिए, अगर किसी डेटा टाइप में n बिट्स, साइज उसकी कितनी है? n बिट्स है तो उसका फॉर्मूला क्या होगा? -2 n-1 टू +2 n-1 और -1। ये उसकी रेंज निकालने का फॉर्मूला है। अब देख लीजिए, इसमें पुट करके देख लीजिए आप। बाइट की वैल्यू कितनी है? बाइट की वैल्यू नहीं, सॉरी, बाइट की साइज कितनी होती है? 1 बाइट, नाम ही बाइट है तो 1 बाइट ही होगी। 1 बाइट का मतलब कितना है? 8 बिट्स। ये रही 8 बिट्स। ठीक है। अब 8 बिट्स को हमने क्या बोला है? इफ साइज ऑफ द डेटा टाइप इज n बिट्स, यानी यहाँ पे हम 8 रख देंगे। इस फॉर्मूला में जहां 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 n है वहां 8 रखेंगे तो क्या आएगा? -2 दी पावर 8 - 1 टू +2 दी पावर 8 - 1 और -1। ठीक है। तो ये कितना बन जाएगा? 2 दी पावर 7 और ये भी 2 दी पावर 7। तो ये 2 दी पावर 7 कितना होता है? 2 दी पावर 7 होता है 128। और ये 2 दी पावर 7 -1 यानी कि टू। टू क्या हो जाएगा? टू -128 -1 यानी कि -127। ये इसकी रेंज हो जाएगी। इसी तरह से हम किसी की भी रेंज निकाल सकते हैं। ये देखो, -128 टू 127। इसी तरह से इस फॉर्मूला में वैल्यू पुट करने पे हमें रेंज मिल जाएगी। ठीक है। अब ये देखिए, ये नोट जो है ना, ये आप अच्छी तरह से आप
ध्यान रखिए, क्योंकि नोट जो मैं लिखवा रहा हूँ इनके ऊपर क्वेश्चंस बनने की चांसेस बहुत ज्यादा हैं। Any integer type literal that specified in our program is treated as int by default. If we want to specify a long type literal, then we have to use suffix l or capital L. ठीक है, अगर हमने डायरेक्ट इस तरह से लिख दिया, देखिए एग्जांपल है ना, इंटीजर a इज इक्वल टू 22, तो ये इस लिटरल को क्या मानेगा, इंटीजर मानेगा। वैसे तो यहाँ पे डेटा टाइप भी इंटीजर, तो इंटीजर ही मानेगा। लेकिन अगर हमने देखिए यूं लिख दिया लॉन्ग बी बाइट शॉर्ट एंड लॉन्ग, लॉन्ग सबसे बड़ा इंटीजर डेटा टाइप होता है, तो अगर हमने ये लिख दिया लॉन्ग बी इज इक्वल टू 22, तो इस लिटरल को, ये लिटरल होते हैं हमने पढ़े थे पहले, जो वैल्यू होती है किसी डेटा टाइप की वो क्या क्या कहलाती है, लिटरल कहलाती है। तो ये लिटरल को कैसे ट्रीट करेगा कंपाइलर, इसको इंटीजर लिटरल ट्रीट करेगा। क्या करेगा, इंटीजर लिटरल ट्रीट करेगा। क्यों, क्योंकि ये क्या मानता है, अगर बिना किसी स्पेसिफिकेशन के हम कोई लिटरल लिखते हैं, इंटीजर नंबर लिखते हैं, तो उसको वो कंपाइलर इंटीजर लिटरल ही मानता है। अब देखिए ये लिखा हुआ है इसका एक्सप्लेनेशन, इन कमेंट्स में लिखा हुआ है, ये जो कमेंट्स में लिखता हूँ ना मैं, ये देखिए, दिस एक्सप्रेशन कैन नॉट बी इवेल्युएटेड, एक सेकेंड, दिस एक्सप्रेशन कैन नॉट बी इवेल्युएटेड एट कंपाइल टाइम बिकॉज इट्स अ वेरिएबल एक्सप्रेशन, इट विल इवेल्युएट एट रन टाइम। ये जो एक्सप्रेशन है, आपके एग्जाम में ये सकता है कि ये एक्सप्रेशन रन टाइम पे इवेल्युएट होगा या कंपाइल टाइम पे इवेल्युएट होगा। तो आप क्या लिखोगे, ये रन कब कब एग्जीक्यूट होगा, ये होगा रन टाइम पे। क्यों, क्योंकि कंपाइल टाइम पे ये इसको क्या मानेगा, इंटीजर मानेगा, और इंटीजर मानेगा तो इसलिए ये कंपाइल नहीं हो पाएगा, ये क्या होगा, रन टाइम पे एग्जीक्यूट होगा। उस वक्त ये क्या करेगा, इसको इसको क्या बोलेगा, इस लिटरल को, इस इंटीजर लिटरल को चेंज करेगा लॉन्ग में, और फिर ये इवेल्युएट होगा। ये क्या होगी, वाइडनिंग होगी। हम नेक्स्ट टॉपिक अपना यही पढ़ेंगे, टाइप कास्टिंग। ये इंटीजर से लॉन्ग में अपने आप चेंज हो रहा है, तो इसको क्या बोलते हैं, वाइडनिंग। और अगर छोटे डेटा टाइप से बड़े डेटा टाइप में चेंज होगा तो उसको क्या बोलते हैं, नैरोइंग। वो नेक्स्ट लेक्चर हमारा ये टाइप कास्टिंग, उसमें हम पढ़ेंगे। It will evaluate at runtime. First 25 will be changed into long and after that stored in long variable b. This kind of practice will increase runtime. अब बताइए, अगर कंपाइल टाइम पे कंपाइल नहीं होगा तो क्या होगा, रन टाइम बढ़ेगा, रन टाइम बढ़ेगा ही, डेफिनेट डेफिनेट सी बात है ना। और परफॉर्मेंस डिक्रीज होगी, क्योंकि हमारा प्रोग्राम क्या चलेगा, स्लो चलेगा फिर, इसीलिए परफॉर्मेंस क्या होगी, डिक्रीज होगी। इसको हम परफॉर्मेंस को बढ़ाने के लिए हम क्या करते हैं, इसको लिखते वक्त ही इसको क्या बना देंगे हम, लॉन्ग टाइप बना देंगे। कैसे, ऐसे, लॉन्ग बी, और 22 ये एल है, कि क्या है लास्ट में क्या है, एल है, ये एल है 22 एल। और कैसे लिखेंगे इसको, लॉन्ग बी 22 एल, ऐसे लिखेंगे। इससे ये कंपाइल टाइम पे ही समझ जाएगा कि ये जो 22 है ये लॉन्ग टाइप का लिटरल है, और इसको इसमें असाइन कर दिया जाए। ठीक है, when a variable is declared, its initializing value must be within the range of type concerned, otherwise it would be a compile time error। ये भी नोट, बहुत अच्छा नोट है, ये भी आपको ध्यान रखना है, इस पे भी क्वेश्चन आ सकता है। क्या क्वेश्चन आ सकता है, देखिए, अगली नेक्स्ट देखते हैं। जब हम वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हैं उस वक्त क्या होना चाहिए, उस वेरिएबल की जो वैल्यू है वो कंसर्न डेटा टाइप का मतलब क्या हुआ, कंसर्न डेटा टाइप का मतलब हुआ जो डेटा टाइप हम दे रहे हैं उसके रेंज के अंदर ही उसकी वैल्यू पढ़नी चाहिए। अदरवाइज क्या होगा, अदरवाइज वो कंपाइल टाइम एरर आ जाएगी। जैसे कि बाइट की रेंज, अभी अभी हमने देखी थी, बाइट की रेंज कितनी होती है, -128 टू +127 फॉर्मूला से निकाली थी हमने। लेकिन यहाँ पे हमने बाइट की वैल्यू दे दी 130, जो कि इसकी रेंज से बाहर जा रही है, 128 से बाहर जा रही है, 127 से आगे जा रही है, तो क्या होगा, कंपाइल टाइम एरर आ जाएगा। लेकिन अगर 120 लिखेंगे तो ये वैलिड आएगा। ठीक है, अब ये नेक्स्ट नोट देख लीजिए, समझ में आ रहा है ना आपकी, अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। When a byte, short or char type variable is declared and initialized with a constant expression and the value is within the range of concern, then implicit
टाइप, ये केस नहीं है भाई, ये कास्ट है। टाइप कास्टिंग टेक प्लेस, यहाँ पे आप थोड़ा सही कर लीजिएगा, ये केस नहीं है। इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग, CASTING, ये टाइप कास्टिंग है। इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग टेक प्लेस, तो क्या हुआ कि इसका मतलब कि अगर हम क्या करते हैं, व्हेन अ बाइट शॉर्ट और कैर टाइप वेरिएबल इज डिक्लेयर्ड एंड इनिशियलाइज्ड विद अ कांस्टेंट एक्सप्रेशन, अगर बाइट शॉर्ट या कैर टाइप का वेरिएबल हमने ले लिया, डेटा टाइप का वेरिएबल हमने ले लिया और उसको कांस्टेंट एक्सप्रेशन से इनिशियलाइज कर दिया, तो क्या होता है, इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग हो जाती है। कैसे होती है, जैसे कि हमने सीखा था ना, किसी वेरिएबल को कांस्टेंट कैसे बनाना है, फाइनल कीवर्ड से बनाते हैं। तो ये देखिए इंटीजर n है, इंटीजर n, इसमें 110 डाल दिया और इसको कर दिया फाइनल। इसका मतलब इसकी वैल्यू अब प्रोग्राम में चेंज नहीं होगी। और अब क्या करना है हमें, बाइट डी, इंटीजर से छोटा डेटा टाइप है बाइट, बाइट की साइज जो है वो इंटीजर से छोटी होती है, लेकिन ये फाइनल बना हुआ है ना, इसलिए क्या होगा, ये n अपने आप इसमें हो जाएगा, एन इसको असाइन हो जाएगा, क्योंकि एन की वैल्यू 110 है, जो कि बाइट की रेंज में पड़ता है ना। तो इसलिए ये इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग हो जाएगी। लेकिन अगर हम इस एन को 110 नहीं बनाते और फिर कोशिश करते कि ये बाइट में असाइन हो जाए इसकी एन की वैल्यू, तो कंपाइल टाइम एरर आ जाएगी, क्योंकि कंपाइलर को क्या लगेगा कि ये तो वेरिएबल है, अभी तो इसकी 110 दे रखी है वैल्यू, लेकिन मान लीजिए कहीं प्रोग्राम में आगे इसकी वैल्यू कर दी हमने 300, और हम उस 300 को असाइन कर रहे हैं बाइट में, तो ये तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि बाइट की रेंज से बाहर चला गया, बाइट की रेंज से बाहर चला गया, तो उस वक्त कंपाइल टाइम एरर देने से अच्छा है अभी इसमें कंपाइल टाइम एरर दे दो। तो इस बेस पे जावा काम करती है और इसमें कंपाइल टाइम एरर आ जाता है। क्यों? क्योंकि ये फाइनल नहीं है और ये वैल्यू चेंज हो सकती है, और इंटीजर बड़ा डेटा टाइप है, तो बड़ा से बड़े डेटा टाइप से छोटे डेटा टाइप में वैल्यू असाइन नहीं हो सकती, ये क्या कहलाती है, नैरोइंग। और ये नैरोइंग नहीं हो सकती है क्योंकि जावा में नैरोइंग अलाउड नहीं है। ये आगे हम पढ़ेंगे, नेक्स्ट लेक्चर हमारा यही है। अभी आप इतना समझ लीजिए, कोई नहीं आए आपको समझ में कुछ चीज, तो आप पूछ सकते हैं कमेंट करके। अब इंटीजर टाइप की डेटा टाइप्स हमने पढ़ लिए, बाइट शॉर्ट एंड लॉन्ग, चार तो वो पढ़ लिए। अब फिफ्थ, फिफ्थ कौन सा आता है, फ्लोट और डबल। ये दोनों कैसे होते हैं, फ्लोटिंग पॉइंट डेटा टाइप्स होते हैं। फ्लोट की वैल्यू कितनी होती है, अब इनकी रेंज आपको याद करने की, रटने की जरूरत नहीं है, आप ये याद रख लीजिए, फ्लोट की साइज कितनी होती है, 4 बाइट्स या 32 बिट्स, और डबल की होती है 8 बाइट्स या 64 बिट्स। ठीक है, अब देखिए, एनी फ्लोटिंग पॉइंट लिटरल that are specified in our program is treated as type double। ठीक है, जैसा कि उसमें क्या था, किसी भी इंटीजर टाइप के नंबर को, अगर इस इंटीजर टाइप लिटरल को अगर हम लिखते हैं, तो वो किस तरह से ट्रीट करता है कंपाइलर, उसको इंटीजर लिटरल टाइप ट्रीट करता है। वैसे ही यहाँ पे अगर हम कोई फ्लोटिंग पॉइंट नंबर लिखेंगे, तो उसको कंपाइलर कैसे ट्रीट करेगा, डबल, एज अ डबल लिटरल ट्रीट करेगा। अगर जहां वहां पे हम क्या लगा रहे थे, वहां पे हम लगा रहे थे ना, लॉन्ग बनाने के लिए एल लगा रहे थे, है ना। तो उसी तरह से अगर यहाँ पे हमें क्या बनाना है, उसको फ्लोट बनाना है, तो स्मॉल एफ या कैपिटल एफ सफिक्स लगाना पड़ेगा। फ्लोट ए 1.2 कंपाइल टाइम एरर, फ्लोट ए इज इक्वल टू 1.2 कंपाइल टाइम एरर। क्यों आई कंपाइल टाइम एरर इसमें, बताओ। इसमें कंपाइल टाइम एरर इसलिए आई क्योंकि फ्लोट है छोटा डेटा टाइप, और लिटरल है 1.2, क्या है, ये लिटरल है, और लिटरल किस टाइप का ट्रीट कर देगा, इस लिटरल को किस टाइप का लिटरल ट्रीट करेगा, ये डबल टाइप का बाय डिफॉल्ट। तो डबल को बड़े डेटा टाइप के लिटरल को छोटे डेटा टाइप के वेरिएबल में कैसे असाइन कर देगा, कंपाइलर नहीं करेगा, तो एरर आ जाएगी। तो इसको असाइन करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये एफ नहीं लगाया है भाई इसमें, आप ये देखना, इसमें एक छोटी सी कमी है। डबल बी इज इक्वल टू 1.2, अब देखो देखो, जैसे ये भी वैलिड है, ये भी वैलिड है, सॉरी, हाँ हाँ, नहीं ठीक है, ये वैलिड है। इसमें फ्लोट ए इज इक्वल टू 1.2 कंपाइल टाइम एरर आएगी। क्यों आएगी, क्योंकि ये इसको एज ए डबल लिटरल ट्रीट करेगा, और फ्लोट में, फ्लोट छोटा होता है डबल से, तो ये क्या करेगा, इसमें अगर असाइन कर नहीं पाएगा, क्योंकि ये इसको 1.2 को क्या मान रहा है, डबल लिटरल। और अगर ये डबल होता तो ये डबल लिटरल है और डबल में ही जा रहा है, तो हो जाएगा, वैलिड है, ठीक है। अब अगर फ्लोट ए में हमें 1.2 असाइन करवाना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसके आगे ये सफिक्स लगाना पड़ेगा, स्मॉल एफ या कैपिटल एफ, तब ये वैलिड हो जाएगा, ठीक है।
ये आप नोट्स लिखते रहिए, लिखते रहा कीजिए इसमें से। मैं बार बार में ये साफ तभी करता हूँ, मार्क्स जो मतलब पढ़ाते टाइम मार्क्स हो जाते हैं वो साफ इसीलिए करता हूँ ताकि आप लिखते रहें इसमें इसमें से नोट्स। ठीक है। अब सिक्स कितने पढ़ लिए हमने? सिक्स पढ़ लिए। सेवंथ आता है अपना कैरेक्टर डेटा टाइप। अब कैरेक्टर डेटा टाइप की रेंज जो होती है ना वो कितनी होती है? 0 to 65,535। क्यों? क्योंकि कैरेक्टर डेटा टाइप जो होता है वो अनसाइंड डेटा टाइप है, इसमें साइन बिट नहीं होती है। तो क्वेश्चन आ सकता है विच डेटा टाइप हैज नो साइन बिट। और ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग डेटा टाइप इज अनसाइंड। तो आंसर क्या आ जाएगा? कैरेक्टर। ठीक है। साइज इसकी कितनी होती है? 2 बाइट्स। कैरेक्टर वेरिएबल कैन बी यूज टू होल्ड अ कैरेक्टर, सिंगल कैरेक्टर। एक सिंगल कैरेक्टर को होल्ड करने के लिए कैरेक्टर वेरिएबल का यूज होता है। जैसे कैरेक्टर सी एच ए ले लिया और कैरेक्टर सी एच 65। अब हमें यहाँ एक चीज ध्यान रखने वाली बात कौन सी है? ये है कि जो आस्की या यूनिकोड वैल्यू जो होती है ना, यूनिकोड वैल्यू जो होती है, सी प्लस प्लस में कौन सी वैल्यू होती थी? आस्की वैल्यू। यहाँ पे जावा में कौन सी होती है? यूनिकोड। सी सी ओ डी यूनिकोड वैल्यू होती है। ये वैल्यूज किसकी होती है? कैरेक्टर्स की होती है। जैसे कि एक ही यूनिकोड वैल्यू क्या है? 65। तो अगर अपन इस कैरेक्टर वेरिएबल में 65 डालेंगे ना डायरेक्ट, तो वो क्या लेगा? ए ही लेगा उसको। कैसे लेगा? अभी बताता हूँ आपको। ये देखिए, एक सेकंड। हाँ, जैसे ही हमने कैरेक्टर सी एच लिखा तो मेमोरी में बन गया क्या? एक स्पेस। स्पेस बन गया कैरेक्टर सी एच लिखते ही। ये देखिए, ये सी एच वेरिएबल का स्पेस बन गया। इसके अंदर वैल्यू क्या है? 65। जो कि प्रिंट कराने पे क्या प्रिंट करेगा? ए प्रिंट करेगा। ठीक है। ठीक है, इस तरह से ये ले लिया अपन ने। अब कैरेक्टर में डिजिट, अब डिजिट, डिजिट मान लो, डिजिट नाम से अपने कैरेक्टर वेरिएबल बना दिया, उसमें एक वैल्यू ले ली 5, तो वो 5 होल्ड करेगा डायरेक्ट। समझ रहे हैं? डॉलर साइन भी ले सकते हैं। अब कैरेक्टर सी एच प्लस प्लस किया ना, अब यहाँ देखिए हमने क्या किया। कैरेक्टर में ए वैल्यू है, ठीक है, और ए को प्लस प्लस करो। ए को प्लस प्लस मत करो, 65 वैल्यू इसको प्लस प्लस करो, तो यहाँ पे क्या आ गया कैरेक्टर में? ये इंक्रीमेंट ऑपरेटर है। इंक्रीमेंट ऑपरेटर, तो वैल्यू कितनी आ गई? यहाँ पे जो 65 थी वो 66 हो गई। 66 होते ही वो क्या आ जाएगा? 66 वैल्यू किसकी होती है? बी की होती है। तो फिर अपन इसको प्रिंट करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी आउटपुट में बी। समझ रहे हैं बात को? अगर हमें अ, उसकी यूनिकोड वैल्यू से अगर कोई कैरेक्टर स्टोर कराना है तो उसकी यूनिकोड वैल्यू लिख सकते हैं। और अगर डायरेक्ट कैरेक्टर को स्टोर कराना है तो उस कैरेक्टर को लिख सकते हैं। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है कि ये जो 5 लिखा है ना आपने, इसकी भी एक ना कोई यूनिकोड वैल्यू होगी, वो जाके स्टोर होगी। ठीक है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। ये देखिए, ओ सॉरी। अब देखिए, कैरेक्टर एंड शॉर्ट, ये भी दो नोट और आ गए हैं आपके, इनको भी देख लीजिए। कैरेक्टर एंड शॉर्ट बोथ आर सेम इन साइज बट कैरेक्टर इज लार्जर देन शॉर्ट। क्यों बताएंगे भाई? कैरेक्टर और शॉर्ट जो है वो एक ही होते हैं साइज में। कितनी कितनी वैल्यू होती है इनकी? 2 बाइट या 16 बिट्स। लेकिन फिर भी कैरेक्टर क्या होता है? लार्जर होता है। क्यों? क्योंकि कैरेक्टर अनसाइंड है, वो जीरो से स्टार्ट होता है, और शॉर्ट माइनस से स्टार्ट होता है ना? अभी देखी थी ना अपन ने रेंज। ये देखिए, दिखाता हूं मैं अभी आपको। ये देखिए शॉर्ट की रेंज कितनी है? -32,768 प्लस 32,768। जबकि कैरेक्टर की रेंज कितनी है? कैरेक्टर की रेंज तो बहुत है। कैरेक्टर की रेंज है 65,535, क्योंकि ये अनसाइंड है। ये जीरो से स्टार्ट हो रहा है जबकि वो माइनस से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, आ गया समझ में? कैरेक्टर, अब ये देखिए एक नोट हो रहा है। जैसे कैरेक्टर सी एच अपन ने लिखा 65, तो हमने को पता है 65 यूनिकोड वैल्यू किसकी होती है? ए की। तो ये ए को क्या कर लेगा? स्टोर कर लेगा। और शॉर्ट एस 65, ये लिख दिया हमने, ये 65 ही लेगा। शॉर्ट एस में क्या है? इंटीजर वैल्यू गई है 65। ठीक है। अब एस में हम सी एच को डालने की कोशिश करेंगे तो क्या आएगा?
कंपाइल टाइम एरर आएगा। क्यों? क्योंकि नैरोइंग के कारण कंपाइल टाइम एरर आएगा। दूसरा, इनकम्पेटिबल डेटा टाइप है, इसलिए वो एरर आएगी। समझ गए? क्योंकि देखिए शॉर्ट क्या है, छोटा डेटा टाइप है और कैर बड़ा है, तो बड़े से छोटे में नहीं आ सकता। नैरोइंग इज नॉट अलाउड इन जावा। ठीक है। और दूसरी बात, अगर कैरेक्टर के अंदर कैरेक्टर बड़ा है लेकिन इसमें छोटा एस डाल रहे हैं, ये भी एरर आएगी। क्यों? क्योंकि ये एक तो इनकम्पेटिबल है। कैरेक्टर तो कैरेक्टर स्टोर करता है और ये इंटीजर वैल्यू स्टोर करता है। दूसरा क्या है कि कैरेक्टर तो क्या है, अनसाइंड है, और क्या बोलते हैं, शॉर्ट साइंड, इसलिए भी कंपाइल टाइम एरर आएगी। तो ये जो छोटी छोटी ये चीजें जो है ना, ये वाले, ये आपको ध्यान रखना है, इनको समझना है, रटना नहीं है, ये समझने की चीजें हैं। ये अपने आ सकते हैं एग्जाम में क्वेश्चन में कि इसमें क्या एरर है, इसमें कौन सी एरर आएगी। कंपाइल्ड आपको ये दे दिए, मान लीजिए इस तरह से वेरिएबल दे दिए और एस में सी एच को असाइन कर दिया और बोल पूछ लिया कौन सी एरर आएगी, ये एग्जीक्यूट हो जाएगा, नहीं होगा, एरर आएगी, कंपाइल टाइम आएगी, रन टाइम आएगी। इस तरह से क्वेश्चन बन सकते हैं, तो आप ये ध्यान रखिए। अब लास्ट डेटा टाइप हमारा है बुलियन डेटा टाइप। बुलियन डेटा टाइप क्या होता है? डिसीजन मेकिंग वैल्यू स्टोर करने के काम आता है, लॉजिकल वैल्यू। ठीक है। ये इनका ज्यादातर यूज होता है कहाँ पे? इफ एल्स में या डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट्स में, जो जो कि इफ एल्स हैं, है ना। और दूसरा, लूप्स में यूज होता है इनका। ठीक है। देखिए जैसे बुलियन के नाम से एक वेरिएबल बनाया हमने चेक्ड, उसमें वैल्यू डाली फॉल्स। बुलियन नाम से बनाया पास्ट, उसमें वैल्यू डाली ट्रू। इफ पास्ट इज इक्वल टू ये क्या है, ये वाला साइन क्या है, ये ऐसे इज इक्वल टू कैसे है, ऐसे इज इक्वल टू इसका मतलब क्या है कि पास बराबर है क्या, ट्रू के। अगर पास ट्रू के बराबर है तो ये वाले स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएंगे, अदरवाइज ये वाले मतलब एल्स वाले हो जाएंगे। ये तो और इसी का लिखा हुआ है। तो देखिए क्या हुआ कि चेक में पास्ट में क्या वैल्यू, ट्रू वैल्यू है, तो हो गया। और डायरेक्ट इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इफ पास्ट, पास्ट क्या है, पास्ट में जो भी वैल्यू है, अगर ट्रू है तो एग्जीक्यूट होंगे, फॉल्स है तो नहीं होंगे। तो कहने का मतलब इफ में वैल्यू ट्रू होनी चाहिए, या सॉरी ट्रू ही होनी चाहिए, तब जाके एग्जीक्यूट होते हैं नेक्स्ट स्टेटमेंट्स। ये बुलियन डेटा टाइप होता है। आई थिंक आपके समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर आपके कोई डाउट रह जाता है तो आप पूरा वीडियो दोबारा देखिए, और अगर फिर भी नहीं समझ में आता है तो कमेंट करके आराम से कभी भी पूछ सकते हैं। मैं कमेंट का विद इन एन आवर रिप्लाई कर देता हूँ ऑलमोस्ट। तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं अगर आपको कोई भी डाउट रहता है तो। ओके, थैंक यू।